बंगलुरु में 500 साल का सबसे बड़ा वाटर क्राइसिस चल रहा है। हालात ये हैं कि लोग बेंगलुरु छोड़ रहे हैं। ऑफिसेज में वर्क फ्रॉम होम की मांग हो रही है। स्विमिंग पूल में पानी अगर पीने का डाला गया तो 5,000 रुपये का जुर्माना लग रहा है। पानी की किल्लत की कहानी सिर्फ बेंगलुरु तक सीमित नहीं है, बल्कि हैदराबाद में भी यह संकट देखने को मिल रहा है। अभी तो गर्मी की शुरुआत भर है। आने वाले समय में पानी को लेकर कई राज्यों को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पानी की किल्लत कभी कभार ही होती है, साल दर साल हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हाल ही में नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की थी जिसमें अनुमान लगाया था कि साल 2030 तक भारत के करीब 10 शहरों में भारी जल संकट देखने को मिलेगा। रिपोर्ट में जिन शहरों का नाम शामिल है उसमें जयपुर, दिल्ली, बेंगलुरु, गुजरात का गांधीनगर, गुरुग्राम, इंदौर, अमृतसर, लुधियाना, हैदराबाद, चेन्नई, गाजियाबाद जैसे शहर शामिल हैं। ये महत्वपूर्ण शहर हैं आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से भी। यानी आने वाले समय में पानी के लिए और चुनौतियों का सामना हमें देखने को मिलेगा। अब सवाल उठता है कि पानी की इस किल्लत के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे पानी की किल्लत को रोका जा सकता है? आज अपनी कवर स्टोरी में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों के साथ। खास तौर से बेंगलुरु की बात होगी, वो शहर जो पूरी दुनिया में तमाम सॉल्यूशंस को देता है, जहां पर स्टार्टअप का एक पूरा इकोसिस्टम है, जहां पर आईटी सॉल्यूशंस गली गली में दिए जाते हैं। तो वहां पर पानी के संकट का समाधान कोई निकाल नहीं पाया। इसका भी होगा विश्लेषण। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं खास मेहमानों के साथ लौट रहा हूं। देश में गर्मी की शुरुआत हुई है और अभी से ही बेंगलुरु शहर भीषण जल संकट के दौर से गुजर रहा है। सिर्फ ग्रामीण इलाके ही नहीं बल्कि शहरी इलाकों में भी पानी की भारी किल्लत है। हालात ये है कि लोग शहर से पलायन करने लगे हैं। पानी की किल्लत को देखते हुए बेंगलुरु वाटर सप्लाई बोर्ड ने पीने के पानी का इस्तेमाल स्विमिंग पूल में करने पर रोक लगा दी है। इससे पहले पीने लायक पानी का इस्तेमाल कार धोने, कपड़े धोने या पौधों में डालने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। नियम नहीं मानने पर 5,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। बेंगलुरु वाटर सप्लाई बोर्ड के मुताबिक सभी लोगों से कम पानी के इस्तेमाल की बात कही गई है। बेंगलुरु में 500 साल का ये सबसे बड़ा जल संकट बताया जा रहा है। करीब 1.5 करोड़ की आबादी वाले इस शहर में रोजाना करीब 200 करोड़ लीटर पानी की खपत होती है, जिसमें से 145 करोड़ लीटर पानी कावेरी नदी से आता है, जबकि 55 करोड़ लीटर पानी की आपूर्ति बोरवेल के जरिए होती है। बेंगलुरु जल निगम के मुताबिक शहर में 257 ड्राई स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जहां पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है। इसमें महादेवपुरा, आर नगर, बोम्मनहल्ली, येलहंका और दसरहल्ली सहित अन्य इलाके हैं। अब ये भी जान लीजिए कि बेंगलुरु में अचानक पानी की किल्लत कैसे होने लगी। दरअसल कमजोर मानसून के चलते एक तरफ कावेरी नदी का जलस्तर गिर रहा है तो दूसरी तरफ ग्राउंड वाटर भी तेजी से नीचे आ रहा है। जानकारी के मुताबिक रोजाना 20 करोड़ लीटर पानी की कमी हो रही है। जल निगम के मुताबिक शहर में करीब 11,000 बोरवेल हैं। इनमें से करीब 3,500 से ज्यादा बोरवेल सूखने की कगार पर हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के मुताबिक बेंगलुरु में 1961 तक 262 झीलें थीं, जिसमें से 70% हिस्से में हरियाली थी। इसीलिए शहर को गार्डन और लेक सिटी भी कहा जाता था। मगर अब सिर्फ 81 झीलें ही बची हैं, जिसमें से 3% हिस्से में हरियाली है और 94% हिस्से में कंक्रीट के जंगल हैं। फिलहाल पानी की किल्लत को कम करने के लिए प्रयास जारी है। नए बोरवेल खोदे जा रहे हैं। लोगों से पानी का इस्तेमाल कम से कम करने के निर्देश दिए गए हैं। यही नहीं, बहुमंजिला इमारत में रहने वाले लोगों से नहाने और टॉयलेट में सिर्फ 1 बाल्टी का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूर्व सेक्रेटरी हैं शहरी विकास विभाग के और फिलहाल चेयरमैन हैं कमिटी ऑन स्टैंडर्ड्स फॉर स्मार्ट सिटीज के। बहुत बहुत स्वागत है सुधीर कृष्णा सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं संदीप अनिरुद्धन जो कि संयोजक हैं CAB यानी कि सिटीजन्स एजेंडा फॉर बेंगलुरु के। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका भी हमारे शो पर। इनफैक्ट मैं संदीप जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा और हमने आज टाइटल भी रखा है बेंगलुरु इस शहर को हुआ क्या है। अब दो तरफा जो मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, जो वहाँ से वॉइसेस निकल कर आ रही हैं, रिपोर्टिंग जो हो रही है,
उसमें मिले जुले भाव हैं लोगों के। कोई कह रहा है कि साहब ये प्राकृतिक है, कोई कह रहा है कि ये मैन मेड है, और कोई कह रहा है कि ये सिस्टम मेड है, ये तंत्र की खामियों का नतीजा है। आप वहां पर हैं, देख रहे हैं चीजों को करीबी से, क्या लग रहा है सर, कौन जिम्मेदार है इसका? नमस्ते दीपक जी। नमस्ते। शुक्रिया हमें इस शो में शामिल करने के लिए। हम मानते हैं कि ये हमारी जो सरकारें थी 5-6 दशक के, मतलब 50-60 ईयर्स से, उनकी बड़ी विफलता है। क्योंकि एक नगर की रचना होने में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो प्लानिंग की जरूरत होती है और दूसरी होती है गवर्नेंस। इन दोनों चीजों में बेंगलोर की बड़ी विफलता हुई है। ना कोई प्लानिंग होती है यहाँ पर, ना कोई गवर्नेंस होती है। मतलब क्या होता है कि अभी 1992 में नगर पालिका एक्ट पास किया गया था, तो अभी 3 दशक हो गए। अभी तक इस शहर में उस हमारी जो संविधान की प्रोविजन है, उसके हिसाब से हमें होनी थी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, जिनका काम है कि मास्टर प्लानिंग करे। हम तो बात करते हैं सिंगापुर बनने की, लेकिन सिंगापुर की तो 50 साल की मास्टर प्लान रहती है, हमारी तो 0 साल की मास्टर प्लान है। तो हम क्या सिंगापुर बन सकते हैं? वो प्लानिंग की महत्व इसलिए है कि हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेस है, उसके हिसाब से हमारी प्लानिंग हो। हमारी जितनी पानी है उसके हिसाब से प्लानिंग हो, हमारी जितने और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से प्लानिंग, और पॉपुलेशन की एक सीमा होती है। हमें ऐसा नहीं है कि एक शहर को जितना भी अभी, पहले तो होता था 50 लाख की पॉपुलेशन, अभी तो 1.5 करोड़ हो गया है। अभी कह रहे हैं कि 2 करोड़ 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन हो जाएगी अपने शहर की। अभी जितना है वो भी सह नहीं पा रही है शहर। अब ऐसे ही भागती जाएगी तो क्या होगी इस शहर की हालत? तो एब्सोल्युटली। यानी सबसे कि बड़ी आप कह रहे हैं कि विफलता है कि अर्बनाइजेशन, प्लानिंग है। आपने आपने दूसरी है बहुत जी, कानून बहुत सारे। कानून, ये देखिए, अर्बनाइजेशन एक बहुत क्रूशियल पार्ट है किसी भी देश के विकास का। लेकिन अगर वो अर्बनाइजेशन मिसमैनेजमेंट से लैस है, पॉलिसी गैप्स उसमें हैं, तो वही एक नासूर भी बन जाता है किसी देश के विकास में। इसका बहुत बड़ा उदाहरण हम देख रहे हैं। लेकिन सुधीर सर, पॉलिसी इंटरवेंशंस में खामियों की बात बार बार कही जाती है, और ये एक तंत्र की विफलता, एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम इसे ज़रूर कहा जाता है। ये कहाँ चूक हुई? बेंगलुरु धीरे 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 फैला है, रातों रात तो फैला नहीं। तो कहाँ ऐसी चूक हो गई सर? और अब इतना बड़ा डिजास्टर, ये जो हमारे सामने 500 साल का सबसे बड़ा क्राइसिस ये शहर देख रहा है सर, इसके सॉल्यूशंस पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले चूक कहाँ रह गई सर? मुझे ऐसा लगता है कि प्लानिंग की और विजनरी प्लानिंग और फोकस्ड अटेंशन टू सॉल्यूशन, इसकी ज़रूरत रह गई है। क्योंकि जो ओवरऑल पानी का सप्लाई बेंगलोर के लिए है, अगर उसको ग्रॉस लेवल पर देखें तो पर कैपिटा में इतनी दिक्कत नहीं है। ये लोकलाइज प्रॉब्लम यहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम ये सब हैं। तो ये जो है ये मैनेजमेंट का इशू है, विजनरी प्लानिंग। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल पानी का सप्लाई का अगर हम हिसाब लगाएं इंक्लूडिंग द रिसाइकलिंग अरेंजमेंट्स, सो देयर शुड बी नो प्रॉब्लम ऑन मैक्रो लेवल। लेकिन लोकलाइज प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम है, जिस पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जब आप कहेंगे तो मैं उसके विवरण में भी बताऊंगा कि क्या क्या सोल्यूशन हाथ में है। और बेंगलोर का अकेला केस नहीं है, हर शहर ये काम कर सकता है। बेंगलोर की समस्या थोड़ी जटिल इसलिए है कि कोई नदी नहीं है वहाँ पर। बहुत से शहर ऐसे हैं जो नदियों के किनारे बसे हैं, थोड़ा उनके लिए एक एडवांटेज है। लेकिन बेंगलोर के पास अपनी नदी नहीं है, उनकी अपनी झीलें थी, लेक्स के सहारे शहर बढ़ा था आगे, और वो लेक्स एक के बाद एक समाप्त होती जा रही, जैसे आपने भी अभी दिखाया था। तो ये सब बातें ऐसी हैं। अंडरग्राउंड वाटर पर डिपेंड करना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा हमें बोरवेल के सहारे शहर को चलाना संभव नहीं है। बोरवेल केवल इमरजेंसी के लिए होने चाहिए, रेगुलर वाटर सप्लाई के लिए नहीं। अगर बेंगलोर को आप देखें कि अगर 1.5 लाख करोड़ पॉपुलेशन है, तो उनके लिए 100 लीटर पर कैपिटा बहुत होता है। ये 135 लीटर का कैलकुलेशन जो है वो किसी ज़माने में था। अभी इस समय हाई एफिशिएंसी की मशीन्स हैं, वॉशिंग मशीन लोगों के यहाँ लगी हुई हैं जो बहुत कम पानी लेती हैं, और भी व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि अभी पानी की ज़रूरत उतनी नहीं है। तो 100 लीटर भी बहुत है। इवन 70 लीटर पर कैपिटा शुड बी एनफ। एक छोटे बच्चे को 70 लीटर बहुत होता है। आप 70 लीटर का मतलब आप समझें कि
कम से कम 6 बाल्टी पानी होते हैं 70 लीटर में, 5-6 बार, इतना पानी बहुत कम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसलिए पानी की कोई किल्लत है। आप अगर 1.5 करोड़ को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे ओके। तो वो जो है आराम से कावेरी का पानी ही काफी है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये मैक्रो लेवल पर है। इस मैक्रो लेवल जो फ्रेमवर्क है उसको माइक्रो लेवल में पहुंचाना है कि ठीक है किस सर, कोने मैं में, जो इस आपने पे भी बताया, माइक्रो लेवल पर मैं आऊँगा। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली और इसी के साथ हम सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा गंभीरता को और समझना चाह रहा हूँ। हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, संदीप जी ज़रा बताइए, हमें थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिए, वहाँ पर क्राइसिस किस तरह की है। कहा यह जा रहा है कि लोग अपने आम दिनचर्या में जो नहाना धोना, इनके लिए भी मॉल्स का रुख कर रहे हैं, मतलब स्थिति वहां तक पहुंच चुकी है। जरा बताइए कि ये स्थिति क्या है वहां पर अभी वाटर क्राइसिस की। जी दीपक जी, क्राइसिस तो बहुत गंभीर है, हाँ क्योंकि अभी आजकल की बात भी नहीं है। हाँ। मतलब हमारा जो जल निगम है, बेंगलुरु सीवरेज वाटर सीवरेज सॉरी बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड जो निगम है, जिनका काम है पानी पहुंचाना कावेरी का, तो वो तो पहली बात है कि आधे शहर को ही पानी पहुंचाता है, उसका नेटवर्क उतना ही है। दूसरी बात है कि 10-20 साल पहले रोज पानी पहुंचाती थी। 10 साल पहले वो कम होता गया, 2-3 दिन में एक बार आने लगा। अभी 5 साल पहले 5-6 दिन में एक बार आने लगा। अभी तो 2 हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार आती है। एक एक शहर की पानी निगम अगर पानी 2 हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, 5-6 महीने में एक बार पहुंचाती है पानी, तो क्या ये शहर की शासन चालू है? ये तो बहुत कठिन व्यवस्था है। बट दूसरी बात है नहीं संदीप जी, थोड़ा बताइए। देखिए वहां पर बड़े इन्फॉर्म्ड लोग रहते हैं, बड़े इंटेलिजेंट लोग रहते हैं। मैं जैसा मैंने कहा कि दुनिया को सोल्यूशन देने वाले, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां इंटेलिजेंट है बाकी देश पे नहीं है, बट वहां के लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड माने जाते हैं। क्या बंगलुरु में कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकला सर आज तक? ऐसा क्या है वहां? सर, सॉल्यूशंस की कोई कमी नहीं। जैसे अभी सुधीर साहब भी बता रहे थे ना कि मैक्रो ये है, माइक्रो ये सब थियराइजिंग के लिए सब ठीक है। आप फिगर्स लेते जाओ तो हमारी जो क्या बोलते हैं रेनफॉल है, उसमें कावेरी से ज्यादा पानी हमें मिलता है, लेकिन वो सब बहते जा रहा है क्योंकि हमारे 2000 लेक्स थे, झील, उनको हमने कावेरी का पाइपलाइन जब भी लग गया 40-50 साल पहले, तो हमने उन सबको खत्म कर दिया। उसमें मिट्टी भर के हमने बिल्डिंग खड़ा कर दिए, स्टेडियम खड़ा कर दिए, बस स्टैंड खड़ा कर दिए। तो वो सोचने की मतलब क्या बोलते हैं, विजन तो बिल्कुल ही नहीं था। तो उसमें हमारी जो रेनफॉल है, बारिश 17 टू 24 टीएमसी मिलता है उससे पानी। हम जो कावेरी से मांग रहे हो तो 20 टीएमसी है। तो हमारे पास तो पहले ही पानी था, हमने उसको खत्म करके कावेरी के पीछे भागने लगे जो 100 किलोमीटर दूर है। तो इसमें बुद्धि है क्या? तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ लोग इंटेलेक्चुअलाइजेशन के ठीक है, लेकिन हमारी गवर्नेंस, शासन बहुत बिगड़ा हुआ है। तो हमारी पॉलिटिशियन जो है, ब्यूरोक्रेट जो है और एक्सपर्ट्स जिनको कंसल्ट करते हैं, सब बिगड़ा हुआ है। वो पैसों के पीछे भागते हैं, वो ऐसे प्रोजेक्ट ढूंढते हैं जिसमें हम बहुत सारी पैसे खर्चे करें और बहुत सारी पैसे उड़ा सकें। मतलब करप्शन बहुत सारा है। तो ये वाकई में ये क्लासिक केस लगता है। और हमारी हाँ, शहर को डुबा देते आप आपने महत्वपूर्ण बात बोली है संदीप जी, ये क्लासिक केस लगता है। सुधीर कृष्णा सर, सॉल्यूशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं पढ़ भी रहा हूँ, बड़े लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं। साहब बेटर प्लानिंग कीजिए, वाटर मैनेजमेंट कीजिए, लोकल वाटर मैनेजमेंट कीजिए, कावेरी स्टेज 4 स्टेज 6 है, बहुत सारे। बट इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर और पॉलिसी मेकिंग के स्तर पर आपको ऐसा क्या लगता है सर कि जो अब तक नहीं हो पाया वो आगे हो पाएगा? जितना होपलेस संदीप जी महसूस कर रहे हैं एज अ सिटीजन ऑफ बेंगलुरु, मैं भी यहाँ पर शो करते हुए बड़ा वो महसूस कर पा रहा हूँ कि इतने सालों में अगर जो नहीं हो पाया वो अब कैसे होगा। नहीं, देखिए क्या है कि मुझे लगता है कि ये कई सालों की योजना की जरूरत नहीं है। अगर विजनरी प्लानिंग और मोटिवेटेड डेडिकेटेड इम्प्लीमेंटेशन मैनेजमेंट से करेंगे तो कुछ ऐसे कदम हैं
जो कि बहुत खर्चे नहीं होते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ओके। एक तो जैसे मैंने पहले कहा था कि सारी लेक्स को रिजुवेनेट करने की बात बहुत समय से हो रही है बेंगलोर में, जो हर शहर के लिए आवश्यक है, लेकिन बेंगलोर के लिए सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि बेंगलोर के पास अपनी नदी नहीं है और झीलों के ही सहारे बेंगलोर बना है और बढ़ा है। तो एक तो ये। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर देखिए बनाने के बाद उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को रिजुवेनेट करने का अगर एक ड्राइव चलाया जाए, इसमें बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और उससे कितना हमारे पानी की बचत होगी, हमारे सबसॉइल वाटर का इम्प्रूवमेंट होगा और फ्लडिंग भी कम होगी। एक तो नंबर 2। नंबर 3, आप ये देखेंगे नॉन रेवेन्यू वाटर जिसे कहते हैं, यानी कि अनअकाउंटेड फॉर वाटर, यानी 1000 MLD वाटर अगर कावेरी से आया तो उसका हिसाब लगाया जाए कहाँ गया, तो केवल 700 MLD का हिसाब मिलता है। 300 MLD जो है अनअकाउंटेड वाटर होता है, जो कहीं लीकेज, सीपेज, अनऑथराइज टैपिंग। तो ये सब चीज़ें अगर कंट्रोल कर ली जाए, विच इज़ नॉट इम्पॉसिबल। ठीक। नेक्स्ट इज द मीटरिंग ऑफ वाटर सप्लाई, क्योंकि जब पानी का मीटर नहीं लगा रहता है, आपको बता रहा हूँ जहाँ मैं ही रहता हूँ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, सबसे ऊपर टैंक लगा हुआ, ओवरहेड टैंक। वो ओवरहेड टैंक का वॉल्व खराब है, पानी ओवरफ्लो कर रहा है, किसको मालूम नहीं होगा। कितना पानी वेस्ट होता है ऐसी समस्याओं में, किसी को पता नहीं है, क्योंकि मीटर नहीं लगे हुए हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में मीटर नहीं लगे हैं। अगर मीटरिंग की व्यवस्था जहाँ जहाँ होगी तो लोगों को मालूम होगा हमें कि पानी कहाँ जा रहा है। और स्काडा सिस्टम जो है, स्काडा सिस्टम से वी कैन मॉनिटर एंड बल्क लेवल पर। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण ये सुझाव दिए हैं सर, लेकिन ये जितने महत्वपूर्ण सुझाव हैं उतने ही आसान सुझाव भी नजर आते हैं पॉलिसी लेवल पर। लेक रिजुविनेशन का काम क्यों अटका हुआ है मेरी समझ से परे है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बच्चा अब समझने लगा है, इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया ये समझ से परे है। आपने लीकेज को कंट्रोल करने की बात करी, उसमें तो पूरा तंत्र आराम से कर सकता है इसको। मीटरिंग की बात आपने करी, ये वो सारे हैं सर जो एक तंत्र तक पहुंच जाने के बाद ये इनको इंप्लीमेंट करना कोई बहुत बड़ा इशू रह नहीं जाता। लेकिन अर्बन प्लानर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो रहे हैं, उनकी वजह से ये हालात मुझे नजर आते हैं। इनएडिक्वेट प्लानिंग रही है, वीक इन्फोर्समेंट रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो जिसको बोलते हैं ना फास्ट साइटनेस, लैक ऑफ फोर्स साइट, जिसमें हम बार बार बात करने की दूरदर्शिता रही है। अभी भी शायद वक्त है, अगर कुछ ठीक हो पाए तो हम उसकी उम्मीद करेंगे। लेकिन बहरहाल हाँ, संक्षेप में संदीप। संक्षेप में बताता हूँ, आप जितने भी बातें कही ना और जितने भी सुधीर साहब ने भी बताई, प्लानिंग, पॉलिसी, ये सब इसको ढूंढ जाने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने कानून में और नीति में ऑलरेडी है। ठीक, पिछले 50 साल से है। मैं 2-3 बता देता हूँ। नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 में से है, स्टेट वाटर पॉलिसी 2022 में से है। इसमें इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट और लोकल वाटर सिक्योरिटी की बात है। दूसरी 74th अमेंडमेंट 1992, जिनमें मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की जरूरत है और उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हमारे कानून में है, नीति में है, लेकिन लोग नहीं है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग होती नहीं, अर्बन प्लानर्स को एम्प्लॉय नहीं किया जाता, तो इसलिए हमारे पास मास्टर प्लान नहीं है, तो हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। तीसरी बात, वेटलैंड रूल्स 2000, इसके हिसाब से हर एक तालाब, झील, रिवर, मार्श, सबकी सुरक्षिता होनी चाहिए। बिल्कुल संदीप जी, मैंने यही अर्ज किया था कि हमारे पास कानून हैं, पर्याप्त हैं और वो कागजों पर दिखते हैं। सुधीर सर जो यहाँ पर उन्होंने जो बातें बताई हैं, उनके जैसे विद्वान लोग सरकार की तंत्र की पहुंच में हैं, उनकी कंसल्टेंसी ली जा सकती है। आप जैसे बहुत लोगों की कंसल्टेंसी ली जा सकती है, लेकिन हुआ क्यों नहीं, एक बहुत बड़ा प्रश्न। इस प्रश्न का जवाब इस शो में तो मिलना अगर इतना आसान होता तो शायद बात ही कुछ और होती, लेकिन प्रश्न को प्रश्न के साथ मैं छोड़े जा रहा हूं। लेकिन कम से कम अपने दर्शकों तक हमने स्थिति को बताया और कहां कहां विफलताएं रही हैं उनको हाईलाइट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। संदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। सुधीर कृष्णा सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।